वेलकम देश के कर्णधारों। टुडे वी विल स्टार्ट कैपेसिटर। About capacity of a conductor, capacitance of a conductor, I have taught you. Now I am going to start with capacitor. Just understand what is capacitor. देखिए लास्ट टाइम जो बताया था वहां पे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कंडक्टर को अगर पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, चार्ज देते जा रहे हैं, चार्ज स्टोर करते जा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो रहा था कि पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा था। और अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था तो वहां पे लीकेज के चांसेस बढ़ जा रहे थे। एक्चुअली होता क्या है, जब पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो आसपास की एटमॉस्फेयर जो है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो वहां पे आयोनाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और लीकेज के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कैपेसिटर को डिवाइस किया गया, कैपेसिटर को बनाया गया। ठीक है, तो कैपेसिटर जो है इट इज अ डिवाइस विच होल्ड चार्जेस एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच होल्ड्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड चार्जेस। ठीक है, तो ये डिवाइस है। अब इसका प्रिंसिपल हम लोग समझेंगे। फिलहाल कैपेसिटर जो है वो आपको बता दिया, और इसमें भी वही फॉर्मूला आपको अप्लाई होगा। चार्ज गिवन टू एनी कैपेसिटर विल बी प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, बट यहाँ पे क्या होगा, कैपेसिटी जो होगी यहाँ पे भी कांस्टेंट होगी, तो C इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, Q बाई V। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, अब कैपेसिटर का जो सिंबल है वो क्या होगा, देखिए जैसे आप रेजिस्टेंस को करते थे डिनोट, रेजिस्टेंस का सिंबल सबको याद होगा, क्लास 10 में पढ़ा है। ऐसे ऐसे करके कुछ ऊंचे नीचे पहाड़ बनाते थे। यहाँ पे कैपेसिटर को बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो लाइन बनानी है, दोनों बिल्कुल इक्वल बनानी है। एक छोटी एक बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी एक बड़ी का मतलब हुआ कि आपने बैटरी बना दी। ठीक है, नाउ दिस इज सिंबल फॉर कैपेसिटर। क्लियर? नाउ ये कांस्टेंट कैपेसिटर के लिए था। व्हाट विल बी फॉर द वेरिएबल कैपेसिटेंस? वेरिएबल कैपेसिटेंस जैसे वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए क्या करते थे, एक लाइन बीच से ड्रॉ कर देते थे। ये फॉर कांस्टेंट कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर और फॉर वेरिएबल। For constant capacitor means that it has constant capacity, and variable capacitor has variable capacity, that is it may vary from some microfarad to some microfarad. Clear? Now what will be the principle of capacitor? How capacitor will be devised? Now सपोज प्रिंसिपल ऑफ सपोज कैपेसिटर को देखते हैं जरा, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना पड़ेगा। देखिए जरा कैसे। मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं हमारे पास, सपोज वी हैव टू प्लेट्स। द प्लेट ए has positive charge having surface charge density sigma. If we put another negative charge plate in front of it, then what will happen? यहाँ पे जो नेट होगा पोटेंशियल वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे हम लोग एक आइसोलेटेड अनचार्ज प्लेट रखें, तो अनचार्ज रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, ऐसी प्लेट है। अब इसके अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो अब हुआ क्या, जब अगर हम प्लेट ए पे नेट पोटेंशियल देखें तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, चार्ज तो हमारा उतना ही है, पोटेंशियल देखिए इसकी वजह से पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। टोटल देखिए ये नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ठीक है, ये V अगर इसकी वजह से V1 मान ले तो इसकी वजह से माइनस V2 मिलेगा, और ये प्लस का V3 जो नेट पोटेंशियल है वो हमारा क्या हो रहा है कि
इन कंपेरिजन टू सिंगल प्लेट या सिंगल कंडक्टर पोटेंशियल हमारा जो है वो डिक्रीज कर रहा है। जब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है बट चार्ज उतना ही है, देखिए जरा ध्यान से, पोटेंशियल को डिक्रीज किया बट प्लेट ए पे चार्ज जो है वो उतना ही स्टोर हो रहा है। दैट इज बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल वी कैन इंक्रीज द कैपेसिटेंस। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल को अगर डिक्रीज, फॉर्मूले में देखिए, अगर इस पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अगर इस टर्म को भी हटा दिया जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो करना पड़ेगा। और आपको पता है, इसके बारे में डिस्कशन आपने किया होगा कभी, कि अगर किसी प्लेट को अर्थ में, जैसे बाय इंडक्शन जब प्रोसेस करते हैं तो वहां पे ये करते हैं, तो जब अर्थ में हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, यहाँ से आपको पता है अर्थ हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और यहाँ पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। दैट इज, यहाँ पे आप देखिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल को डिक्रीज कर दिया, कीपिंग चार्ज सेम। अब चार्ज को सेम रखा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा चार्ज इस प्लेट पे स्टोर कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। मींस हमको दो प्लेट्स हैं या दो डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, उनके बीच का पोटेंशियल लोगों को डिक्रीज करना है जिससे उनके अंदर चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो सके। क्यों, क्योंकि अगर पोटेंशियल हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया तो उस केस में क्या होगा कि उनका कैपेसिटेंस अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स निकल के आ रहा है, जरा उनको ध्यान से समझ लीजिए कि टोटल चार्ज, देखिए नेट चार्ज जो है वो जीरो है, ये इस पे पॉजिटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, टोटल नेट की बात करें तो वो जीरो है, बट प्लेट ए पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा स्टोर होगा, प्लेट पे चार्ज है। ठीक है, प्लेट के नियर चार्ज है, और अगर बीच की बात करें तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, प्लेट्स पे चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैपेसिटर होता है, ये नोट करके आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा कैपेसिटर का प्रिंसिपल, जो फॉर्मेशन है, डिवाइसिंग है, वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फिलहाल अब हम लोग एक नए टर्म को समझना है, वो है टर्म हमारा डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में चैप्टर 1 से बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वहां अब इनको डिफाइन करने जा रहे हैं। जरा देखिए, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक। Dielectrics are this insulating material having no free charge, but it can penetrate, the electric field can penetrate through it, but इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास हो सकती है, बट इनके अंदर कोई भी फ्री चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है, डाइलेक्ट्रिक्स आर दी इंसुलेटिंग मटेरियल which allows electric field to penetrate through it but don't have any free charge. Now डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट जो है वो दो तरीके के डाइलेक्ट्रिक होते हैं। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन मैंने आपको बताई अभी कि इंसुलेटिंग मटेरियल ही होते हैं, आप लिख लीजिएगा डाइलेक्ट्रिक्स। अब टाइप्स की बात करें तो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड सेकंड वन इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। फर्स्ट आई राइट हियर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। Because these have less importance. नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पोलराइजेशन नहीं होता है। पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे यहीं से। जैसे मान ली सपोज वी हैव हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में क्या होगा कि H और H दो एटम हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, एक बॉन्डिंग है इनके बीच में। कौन सी बॉन्डिंग होती है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग से आपस में जुड़े हुए हैं। या ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये देखिए सिंगल एक जैसे एटम्स का जो मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा क्या होते हैं? नॉन पोलर। अब हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, तो ये दोनों के जो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है दोनों के, या ऑक्सीजन की बात करें, इन दोनों का जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वो नियर अबाउट एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा होगा।
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे। दैट इज इनमें कोई भी अगर एक सिंगल एटम की बात करें तो वो एज अ डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करता, मतलब उनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों कोइंसाइड कर गए तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जीरो हो गई। आपको पता है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P = Q × 12। तो जब 12 ही नहीं है, कोइंसाइड कर गया मतलब डिस्टेंस जीरो है, तो ये जीरो मतलब P जीरो, आपका डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। ठीक है, तो जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है और उनके जो मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं वो कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स आर the molecules which have coinciding atoms। clear, या आप कह सकते हैं कि in which the positive and negative charge will coincide with each other। ठीक है, ये ध्यान रखना है नॉन पोलर में। ठीक है, ये नॉन पोलर था। अब इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते भी हैं तो जरा एक इसका भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये मटेरियल है तो पहले तो ये ऐसे ही रहेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे। ठीक है, तो जब एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तब भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हैं वैसे ही, क्योंकि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है पहले से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चार्जेस जीरो है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं होगा, जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। एब्सेंस ऑफ फील्ड की बात करें या प्रेजेंस ऑफ फील्ड की बात करें, दोनों केसेस में लगभग एक जैसे ही रहेंगे, इनको किसी चीज से मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, सेकेंड पार्ट जो है। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स जो है सेकंड, ये डिफरेंट एटम, जैसे सपोज करिए HCl है। अब HCl में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं और दोनों मटेरियल जो हैं वो डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग। इनके जो सेंटर हैं, इनका सेंटर पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेंटर जो है वो डिफरेंट है। जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर डिफरेंट है तो उस केस में क्या होगा, इनके बीच में एक फाइनाइट डिस्टेंस होगी, बहुत स्मॉल होगी बट फाइनाइट डिस्टेंस होगी, जिसकी वजह से आपको पता है इसके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। सिंगल एटम जो होगा वो एज अ डाइपोल बिहेव करेगा। ठीक है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के सिंगल एटम जो होगा वो क्या करेगा, एक तरीके से बिहेव करेगा डाइपोल। ठीक है, सिंगल एटम बिहेव लाइक अ डाइपोल। नाउ व्हाट विल हैपन, कलेक्टिवली अगर देखें तो नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ मटेरियल विल बी जीरो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई मटेरियल है, ऐसे है, इसमें बहुत सारे डाइपोल हैं, ऐसे इधर उधर भटक रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ऐसे ही बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इस तरीके से देखेंगे कि इन एब्सेंस ऑफ रैंडमली ओरिएंटेटेड है, सो दैट द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द dielectric non-polar dielectric material will be zero in absence of electric field. When we apply electric field, what will happen? ये E is equal to zero, E does not equal to zero की बात करें और इसी डायरेक्शन में अगर हम लगा दें तो क्या होगा, जो डाइपोल्स हैं वो क्या होंगे, वो फील्ड की डायरेक्शन में कुछ डाइपोल ओरिएंटेड हो जाएंगे, इधर लगाया तो डाइपोल भी कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, कुछ बेसरम है, कुछ नहीं होंगे, ये ठीक है। तो ऐसे ठीक है, तो जब नेट फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया, तो उस केस में क्या हो रहा है कि कुछ चार्जेस जो हैं, कुछ डाइपोल जो हैं वो फील्ड के डायरेक्शन में ओरिएंटेट हो गए, सो दे हैव अ फाइनाइट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो जो फाइनाइट वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। इस टर्म को समझिएगा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको भी लिखना है आपको इसके बाद। ठीक है, P, कैपिटल P इज इक्वल टू स्मॉल p इंड्यूस्ड अपॉन
डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, अब इसको P वेक्टर से डिनोट करते हैं और इसको एक दूसरे फॉर्मूले से भी डिनोट करते हैं। P वेक्टर इज इक्वल टू चाई E और मतलब बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उसके टर्म्स में इसको करते हैं। ये जो चाई है एक नया टर्म है, इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा डिटेल नहीं में पढ़ना है, बट यही चाई ई की जगह पे चाई एम आएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसको डिटेल में पढ़ना है। फिलहाल मैं आपको ब्रीफिंग जरूर दूंगा। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको क्या कहते हैं? देखिए, ससेप्टिबिलिटी वर्ड जो है बिल्कुल इस तरीके से समझना है कि क्या एक्सेप्टेंस है उसकी फील्ड की, जो मटेरियल है वो फील्ड को कैसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे घर में कब कोई, जब आपके यहाँ डोर बेल बजती है तो पहले आप देखते हैं ना कौन आया, दूध वाला आया तो उसको वहीं से सब्जी लेके, या मान लीजिए टीचर आए पीटीएम में तो आप उसको वेटिंग रूम, जो भी आपका ड्राइंग रूम है वहाँ तक लेके गए, बिठाया, चाय पिलाया। फिर अगर मान लीजिए आपके बहुत खास आ गए, चाचा आ गए, फूफा आ गए, कोई आ गया, तो क्या करते हैं, उनको कहीं भी घर में पूरा घूमते रहते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। तो क्या है उनकी एक्सेप्ट, आपके लिए अलग अलग पर्सन्स के लिए आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस जो है वो अलग अलग है। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब मटेरियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सेप्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा उसके फील्ड, उसके लिए ये आपकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बेसिकली आपका पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन की डेफिनेशन मैंने बता दी, डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन वेक्टर है, आपको इस टर्म को याद रखना है। अब देखिए ये डाइपोल का यूज क्या है, ये मतलब डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या है, हम डाइलेक्ट्रिक को बता रहे हैं इतनी देर से। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होने का मतलब है कि उसके अंदर जो परमेबिलिटी है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने की जो आदत है, ठीक है, एक्सेप्ट करना अलग हुआ, उसको पास करना अलग हुआ, तो जो पास करने की आदत है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है, टेंडेंसी कितनी है। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी, वो टर्म भी अभी हम डिफाइन कर लेते हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखिए ये टर्म था एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट K इज एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, K is called dielectric constant and epsilon is called permeability of free space, permittivity of free space। तो permittivity है क्या? permittivity जो है वो परमिट कितना कर रहा है, ठीक है, कैसे परमिट कर रहा है किस इलेक्ट्रिक फील्ड को, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली अपने अंदर परमिट करने को अपने आप परमिट करने देगा, और जब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को वो परमिट करेगा तो उसका मतलब उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो C कैपेसिटेंस को वो K टाइम्स इंक्रीज कर देता है। अभी हम इसको देखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक का यूज यही है कि डाइलेक्ट्रिक को जब हम लोग मीडियम में रखते हैं तो वो प्लेट्स के बीच में एक तरीके से कुछ ऐसा सेटअप बनाता है कि पोटेंशियल अपने आप जो है वो डिक्रीज कर देता है, V प्रोपोर्शनल टू K 1/K, ठीक है, 1/4πε0 टाइम्स K, याद होगा आपको। तो वहां पे K वो अपने आप डिक्रीज कर देगा और आपकी कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो